आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 12। चैप्टर 11 तक पूरा कंप्लीट हो गया था और चैप्टर 12 का ये भाग 2 है। भाग 1 हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे और ये हम लोग भाग 2 पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। और इससे पहले गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में पढ़ लिए थे और गुप्त वंश के कुल 3 राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। कौन कौन से राजा पढ़ लिए, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और देखिए, इसको आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। बहुत सारे बच्चे बीच में स्किप कर करके वीडियो देखते हैं। स्किप करने का मतलब ये होता है कि आगे कर करके वीडियो देखते हैं। आप हमेशा क्या कीजिए, क्लास चल रहा है ना, तो क्लास को आगे आगे करके क्या देख रहे हैं, जैसे चल रहा है क्लास वैसे ही देखिए। अब आगे भगा भगा कर देखने की क्या जरूरत है, आगे कर करके देखने की क्या जरूरत है। आप एकदम डिटेल्स देखेंगे तभी ना अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये गुप्त वंश के बारे में शुरू किया था। पहला जो संस्थापक था कौन था? श्रीगुप्त। इसके बारे में पढ़ लिए थे, श्रीगुप्त के बारे में अच्छा से पढ़ लिए थे। उसके बाद कौन बना? घटोत्कच। घटोत्कच बना, इसके बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद बना चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, इसके भी बारे में पढ़ लेते। इसकी शादी किससे हुई थी, उसका क्या नाम था? आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम की शादी किससे हुई थी और वो कहाँ की राजकुमारी थी। इतना बता देते हैं कि वो राजकुमारी थी, लेकिन कहाँ की राजकुमारी थी आपको खुद बताना है। ये कमेंट में लिखकर आप जरूर बताइएगा कि वो कहाँ की राजकुमारी थी और उसका नाम क्या था। तो चंद्रगुप्त प्रथम का शादी हो गया था और इसका एक लड़का था जिसका नाम क्या था? देखिए, लड़के तो ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन जो राजा बना उसी का नाम ना लिया जाता, समुद्रगुप्त। अब देखिए, एक और बात समझ लीजिए, राजाओं के लड़के की गिनती करना शुरू मत कर दीजिएगा। आप जितना इतिहास में पढ़ेंगे, अधिकतर राजा उनके जो लड़के हुए और उनकी शादियां हुई, अधिकतर की बात कर रहे हैं, कुछ को छोड़कर, कुछ को अपवाद में छोड़कर अधिकतर की बात कर रहे हैं। समझ लीजिए, शादी अनलिमिटेड होती है इन लोगों की और लड़के भी क्या होते हैं? अनलिमिटेड ही होते हैं। जब शादी अनलिमिटेड होगा, लड़का अनलिमिटेड नहीं रहेंगे, लेकिन राजा एक ही बनता है, इसीलिए मार झगड़ा हो जाता है अपने में। जब लड़के होंगे बहुत सारे और राजा किसी एक को बनना होगा तो क्या होगा? लड़ाई होगा ही। तो कुछ को छोड़कर, सारे राजाओं को हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ राजाओं को छोड़कर बहुत सारे राजा ऐसे हैं जिनकी शादियां बहुत हुई हैं और लड़के भी क्या हुए हैं? बहुत हुए। तो इनकी भी लड़के गिनती आप मत कीजिएगा। तो जो इसके बाद राजा बना चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, आपको पता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? ये किसके सामंत थे? पता है ना किसके सामंत थे? ये गुप्तों के सामंत थे। तो इन्होंने इस क्षेत्र में पूरा बिहार वाला क्षेत्र पूरा कब्जा कर लिया था, पूरा क्षेत्र ये कब्जा कर लिया था। और इन्होंने इनकी भी राजधानी कहाँ बनी? इन्होंने भी अपनी राजधानी जो थी और अपनी राजधानी ये पाटलिपुत्र ही बनाई। जैसे ये अपना राजधानी कहाँ बनाए? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी भी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र ही थी। तो इसके चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त राजा बना। इसने अंतिम समय पर संन्यास ग्रहण कर लिया। पिछले बार बताते और समुद्रगुप्त क्या बना? राजा बना। समुद्रगुप्त राजा कब बना? ये बना 350 ईस्वी में। 350 ईस्वी में ये राजा बन गया। 350 ईस्वी में राजा बनने के बाद इसने देखा कि हमारा क्षेत्र इतना ही विस्तार है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? पूरा भारत पर हमको क्या करना है? पूरे भारत पर हमको अधिकार करना। अधिकार कहाँ पर करना है? पूरे भारत पर हमको, और भारत का अधिकतर हिस्सा इधर इस क्षेत्र में पूरा अधिकार करना है। और इसने देखा कि इससे पहले जो राजधानी थी पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की थी। देखिए, कुछ समय के लिए शुंग वंश की भी हुई थी। अब देखिए, ये सब कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, मौर्य साम्राज्य शुंग वंश क्या बोल रहे हैं। चलिए मौर्य साम्राज्य से आपको समझाते हैं। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल समझते हैं ना। चंद्रगुप्त मौर्य पहले थे राजा, उसके बाद कौन हुआ? बिंदुसार, उसके बाद अशोक। अशोक के बाद कमजोर राजा होने लगे। तो मौर्य वंश के बाद कौन आया? शुंग वंश। शुंग वंश, लेकिन शुंग वंश जो था इस क्षेत्र में फैला हुआ था। और शुंग वंश के बाद भारत में एंट्री किसकी हो गई? ISPK किसकी हो गई? इंडो ग्रीक शक पहलव। देखिए, इसके बाद शुंग वंश के बाद सातवाहन भी आए, ध्यान रखिएगा। सातवाहन, शुंग के बाद सातवाहन। कौरनों भी बीच में थोड़ा सा आए थे, कौरनों वंश। देखिए, मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद कौरनों और कौरनों के बाद सातवाहन। ये आए थे सातवाहन और उसके बाद रुक जाइए, इसको मिटा देते हैं, मिटा कर अच्छा से यहाँ पर समझाते, समझिएगा ध्यान से। मौर्य वंश बहुत ही ताकतवर, मौर्य वंश के समय बहुत ही ताकतवर राजा हुए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, उसके बाद बिंदुसार हुआ थोड़ा सा कमजोर, और जो सम्राट अशोक था वो बहुत ही ताकतवर था। ये पूरे क्षेत्र को अपने कब्जा में ले लिया था। ये सारा क्षेत्र उसी का था। ये पूरा जो क्षेत्र था भारत वाला, अधिकतर जो हिस्सा था ये पूरा सम्राट अशोक के कब्जा में था। सम्राट अशोक
के राजा जब तक था, उसके बाद सब कमजोर राजा होने लगे और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य से धीरे धीरे सब क्षेत्र टूट टूट कर अलग होने लगे और सब स्वतंत्र होने लगे। उसके बाद आया शुंग वंश। कौन आया? शुंग वंश। इसने भी ज्यादा कुछ नहीं, ये भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। शुंग वंश ये भी ज्यादा क्षेत्र में नहीं, इसी थोड़ा सा इस क्षेत्र में रहकर निपट गए। उसके बाद शुंग वंश के बाद आया कर्ण वंश, कुछ दिनों के लिए आया, ये भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। कर्ण वंश के बाद आया सतवाहन, ये भी, इसको आंध्र सातवाहन बोलते हैं। ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में थे, इतने ही क्षेत्र में बस रहकर सिमट कर आ गए। ये सब छोटे छोटे हुए, इतने बड़े नहीं हुए। ये सब ये मौर्य साम्राज्य बड़ा था, ये सब छोटे छोटे हुए। उसके बाद भारत में एंट्री हुई ISPK, यानी कि विदेशी आक्रमणकारी भारत में है। कौन? इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण, ये सब विदेशी मध्य एशिया से दौड़कर भागकर सब आए और भारत में अपना राज्य क्या करने लगे? जमाने लगे। छोटे छोटे क्षेत्रों पर ये राज्य करने लगे। इसके बाद कुषाणों के ही सामंत थे गुप्त वंश। कौन थे? गुप्त वंश। इसी के सामंत यानी इसी के छोटे राजा थे गुप्त वंश। जब गुप्त वंश ने देखा कि कुषाण कमजोर पड़ने लगे तो ये इनसे टूटकर अलग हो गए, इधर बिहार वाले क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, और ये गुप्त वंश अलग हो गए, जिसके संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, और उसके बाद कौन बना? समुद्रगुप्त। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। जब 350 ईस्वी में ये राजा बना तो इसने क्या किया? इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसने देखा कि हमारा क्षेत्र इतना अहम में ही है और बाकी ये सब छोटे छोटे क्षेत्र में सब बटे हुए हैं। ये मंत्री से कहा, अपने जो महामंत्री और ये सबको बुलाया, सेनापति ये सबको बुलाया, कहा बताइए हमारा इतना छोटा साम्राज्य ऐसे कैसे काम चल सकता है? इतना छोटा साम्राज्य में हम लोग कैसे शासन कर सकते हैं? हम लोगों को बड़ा साम्राज्य बनाना पड़ेगा। यानी कि ये था, और ऐसे हवा में ये बात नहीं कर रहा था कि हवा में कुछ भी बोल रहा है कि बड़ा साम्राज्य बनाना, अपने मंत्री के सामने डींगे पूरा हाँक रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। ये ताकतवर भी था, ये कुशल योद्धा और उसके बाद इसको तत्कालिक परिस्थितियों की समझ थी। तत्कालिक परिस्थिति की समझ, तत्कालिक परिस्थिति की समझ भी थी। और ये साम्राज्यवादी था। साम्राज्यवादी का मतलब साम्राज्य का विस्तार करने वाला। इसने कहा अपने सेनापति और मंत्री साहब बताओ कैसे हम अपना साम्राज्य का विस्तार करेंगे। सेनापति ने कहा कि देखिए क्या करना पड़ेगा, सभी को हराने की जरूरत नहीं है। जितने भी छोटे छोटे, ये सब छोटे छोटे है, जितने भी क्षेत्र यहाँ पर बटे हुए थे सब छोटे छोटे राजा हैं। इनको हम ऐसे ही हरा सकते हैं, छोटे छोटे राजा है हरा सकते हैं। और कुछ राजाओं को इसमें हराएंगे ना तो बाकी अपने आत्मसमर्पण कर देंगे। सबको हराने की जरूरत नहीं है। फिल्म देखे हैं आप लोग? फिल्म तो देखे ही होंगे, हिंदी फिल्म देखे होंगे या कोई भी फिल्म देखे होंगे। क्या करता है? उसमें गुंडे रहते हैं और हीरो रहते हैं। तो गुंडा क्या करता है? कहीं पर भी किसी शहर में जाता है और एगो को खींच कर और रोड पर जम के पिटाई एकदम कर देता है। पूरे मोहल्ले वाले डर जाते हैं। गांव में भी, अभी रियल घटना नहीं बता रहा है, फिल्म में क्या होता है, गांव में जाता है कोई गुंडा और क्या करता है, एगो गांव वाले को खींच कर और जम के पिटाई कर देता है। सारे गांव वाले क्या करते हैं? डर जाते हैं ना। सबको पीटता है, गांव वाले को नहीं। सब गांव वाले को ना पीटकर सिर्फ एक को इतना जम के पिटाई कर देता है कि सभी के शरीर में क्या हो जाता है? डर हो जाता है। ठीक वैसे ही इसने नीति अपनाया। किसने? समुद्रगुप्त के सेनापति द्वारा और उनके मंत्री द्वारा सलाह दिया गया कि हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। तो इसने कहा कि पहले किधर का फाइल निपटाया जाए, पहले उत्तर भारत में आगे बढ़ा जाए कि पहले दक्षिण भारत में आगे बढ़ा जाए। तो ये कहा समुद्रगुप्त ने कहा कि पहले दक्षिण भारत में आगे बढ़ा जाए। इसने अपने मंत्री उनसे सलाह वाला करके कहा कि पहले दक्षिण भारत में। और 12 गो दक्षिण भारत में 12 राज्यों को, कितने राज्यों को? 12 राज्यों को चिन्हित किया गया। इन्हीं 12 को पीटना है। दक्षिण भारत में इन्हीं 12 को क्या करना है? पीटना है। चिन्हित कर दिया गया कि इन्हीं 12 को हराना है। सेना निकले और 12 को हराया। और हराने के बाद ये क्या करते थे? एगो का हराने के बाद 3 की नीति अपनाते थे। 3 की नीति। अब 3 की नीति क्या थी समझिए। इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। लिख लिए होंगे ना, ये लिखना क्या है ये समझ लिए होंगे ना, बस मिटा देते हैं। चलिए, ये 3 की नीति क्या थी देखिए, समझिए 3 की नीति क्या थी। प्रथम था प्रथम ग्रहण था। द्वितीय मोक्ष, द्वितीय मोक्ष और तृतीय अनुग्रह।
अनुग्रह। और समझिए इसका अर्थ समझिए, तीनों दिखाई दे रहा ना। हाँ देखिए, इसने क्या किया, जिस राज्य को हराता था ना वहां पर 3 की नीति अपनाता। 3 की नीति क्या थी? प्रथम ग्रहण, यानी कि शत्रु पर अधिकार। शत्रु पर अधिकार, इसको फिर से समझाएंगे। शत्रु पर अधिकार, इसका अर्थ होता है शत्रु को मुक्त। क्या हो रहा है, बार बार गलती लिखा जाए। शत्रु को मुक्त, और उसके बाद शत्रु को स्वतंत्र या वापस लौटाना। शत्रु को उसका राज्य वापस लौटाना। अब देखिए समझिए क्या करता था, जिस राज्य को हराता था वहां पर 3 की नीति अपनाता था। पहले क्या करता था, प्रथम ग्रहण, यानी पहले शत्रु पर अधिकार किया जाए, उस राज्य को हराया जाए। हराने के बाद का द्वितीय मोक्ष, यानी उस शत्रु को मुक्त कर देता था। हराने के बाद उसको मारता नहीं था, वहां के राजा को मारता होता नहीं था, ये नहीं कि जान से ना मार देता था। वहां के राजा देखिए, अगर ज्यादा हीरो बनेंगे तो मारिए देगा, हीरो ना बनेंगे अगर आत्मसमर्पण कर देंगे ना वहां के राजा तो मारता नहीं था, उसको क्या करता था, छोड़ देता था, ठीक है आपको छोड़ रहे हैं। और तीसरा में क्या करता था, तृतीय अनुग्रह, यानी शत्रु को उसको राज्य जो था उस राजा को राज्य वापस लौटा देता था। लेकिन इसको क्या फायदा हुआ, लड़ाई करने का इसको फायदा क्या हुआ, जब उस पर अधिकार करके फिर वापस उसको मुक्त कर दिया गया तो इसको फायदा क्या हुआ, फायदा ये होता था कि वहां से वो टैक्स लेता था। क्या लेता था, टैक्स, और वहां से सैनिक मदद करता था। देखिए जितना टैक्स होगा पहले हिसाब हमारे पास दो, तुम्हारे पास टैक्स कितना आया है, और उसके बाद उसमें से टैक्स हम भी लेंगे और उसके बाद तुमको भी थोड़ा देंगे, ज्यादा हम रखेंगे और तुमको क्या देंगे, थोड़ा सा देंगे। और उसके बाद क्या करना था, उसके जो सैनिक थे, जिस राज्य का आ रहा था उसका सैनिक था कि सैनिक तुम्हारे सब हमारे होंगे लेकिन खर्चा तुम्हारा रहेगा। मतलब खाएंगे पिएंगे तुम्हारे घर पर, लड़ाई करना होगा तो हमारे यहाँ आएंगे, खिलाइए पिलाइए यहाँ पर, जब लड़ाई करना होगा तो कहां पर पहुंचा दीजिए, वहां पर सैलरी तुम दो, जब लड़ाई करना होगा तब कहां पर आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे। बस यही था 3 की नीति, समझ में आ गया। ये 3 की नीति, 3 की नीति अगर समझ में आ गया तो यही 3 की नीति आपको क्या करना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। यही 3 की नीति थी, यही समुद्रगुप्त की 3 की नीति थी। क्या किया, इसी से देखिए 12 राज्य को, दक्षिण भारत के 12 राज्य को जीता है। दक्षिण भारत के 12 को जब राज्य को जीता ना तो ये पूरा डर गए इधर वाले, और अधिकतर जो राज्य है वो आत्मसमर्पण कर दिया। इसका यहाँ तक फैल गया। और एक और बात, यहाँ तक इसका फैल गया, अब उत्तर भारत की तरफ बढ़ा, ठीक यही नीति अपनाया और उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता। और 9 राज्य को जीतने के बाद इसने क्या कहा, अब इधर तो सब छोड़ दे रहा था क्योंकि इधर पहाड़ था, नदी था, झरना था, इधर वाला कैसे शासन करता, इधर वाला छोड़ता नहीं था, ये नीति नहीं अपनाता था, ये सब अपने में क्या कर लेता था, ये मिला लेता था। इधर देखिए मिलाइए ना मिलाइए बात तो वही है, जब टैक्स मिलिए जा रहा है, सैनिक मदद मिलिए जा रहा है, क्या दिक्कत है, जरूरी थोड़े है कि राजा हम ही होंगे, ठीक है मान रहा है ना हमको राजा बड़ा था, अरे वहां पर शासन करेंगे क्या, शासन से देखिए राजा कोई शासन क्यों करता है, कर के लिए, टैक्स के लिए शासन करता है, यही ना, टैक्स और सैनिक मदद 2 को चाहिए बस, और उस राज्य का हम ही मेन है, ये बस नाम चाहिए, और क्या होता है। तो ये 9 राज्य को भी इधर जीत लिया। जब ये सब जीता, अब देखिए ये सब जीता। और एक और बात समझिए, चंद्रगुप्त जो प्रथम था, इसकी शादी कहाँ पर हुई थी, ये सब कमेंट में लिखकर बोलने के लिए बताया, लेकिन हम ये इसका आंसर बताते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी हमको बताना है। ये इसकी शादी हुई थी लिच्छवी की राजकुमारी से। अब लिच्छवी की राजकुमारी के नाम आपको बताना है, लिच्छवी की राजकुमारी शादी हुई थी। और ये इसका बेटा कौन था, समुद्रगुप्त, इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहिद्र कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, लिच्छवी दौहिद्र, ध्यान रखिएगा। ये लिच्छवी में इसका ननिहाल हो गया ना, लिच्छवी में यानी कि नाना के गांव हो गया ना, जब नाना का गांव हो गया तो क्या होगा, इसीलिए इसको लिच्छवी दौहिद्र कहा जाता है। किसको, समुद्रगुप्त को। अब समझिए एक और बात समझिए, इतना कुछ जब जीता तो जब इतिहासकार इतिहास लिख रहे थे, जो स्मिथ थे, वो जब इतिहास लिखवाया जा रहा था, क्योंकि आपको पता है कि भारत का इतिहास लिखवाने में अंग्रेजों को भी महत्वपूर्ण योगदान है। और महत्वपूर्ण योगदान ये नहीं कि कोई एहसान करवाए हैं हम लोगों को इतिहास लिखवाकर, वो अपने फायदा के लिए हम लोग का इतिहास लिखवाते थे। अपना फायदा इसलिए ताकि भारत के इतिहास को ढूंढने इसलिए लगे ताकि उनको ये पता चल पाए कि भारत में पहले लोग कैसे रहते थे, हम लोग नियम कानून कैसे बने, क्योंकि वो अचानक आए थे और भारत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, तो भारत के इतिहास ढूंढना शुरू किए वो, और ढूंढना शुरू किए तो बहुत कुछ मिल गया उनके भारत के इतिहास में। और तो वही स्मिथ ये कहते हैं, स्मिथ जब स्मिथ देखे, स्मिथ
ये अंग्रेजी इतिहासकार है, ध्यान रखिएगा। इसने देखा कि समुद्रगुप्त इतना कुछ जीत चुका है कि इसको भारत का नेपोलियन कह दिया। भारत का नेपोलियन, ध्यान रखिएगा। नेपोलियन कौन था? ये यूरोप को पूरा समझ लिया, अपने कब्जा में ले लिया था। इसने भी तो भारत को पूरा अपने कब्जा में ले लिया। अभी से मौर्य वंश के सीधे समय ही अशोक ही था जो भारत को इतने अपने कब्जा में लिया था। और उसके बाद कौन हुआ? इस गुप्त वंश का समुद्रगुप्त हुआ जो भारत को क्या किया है? अपने कब्जा में ले लिया। इसीलिए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसको कहा है? समुद्रगुप्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना कुछ जब करवाया तब ढिंढोरा भी पिटवाएगा ना। इतना कुछ जीत लिया, बहुत मेहनत लगा, बहुत सारे सैनिक मरे होंगे, बहुत कुछ लगा होता, ढिंढोरा पिटवाएंगे ना। कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए कोई भी है, कोई भी बड़ा सा नेता हो और कुछ भी काम कर देता तो खूब ढिंढोरा पिटता है ना। हम ये किए, ऐसा किए, ये किए, वैसा किए, पूरा ढिंढोरा पिटवाया जाता है ना। ठीक इसी ने भी चालू कर दिया भाई। अब उस समय ढिंढोरा कैसे पिटवाया जाएगा? अब क्या किया जाएगा कि लोग समझे? इस समय कुछ भी कहना होता है तो टीवी पर आकर कोई भी नेता कुछ भी कह देता है कि हम ये करवाए, ऐसे करवाए। टीवी पर कह देता है, मोबाइल से पता चल जाता है। कहीं पर भी दो देशों के बीच लड़ाई वड़ाई होता है तो भी मोबाइल पर उसी समय न्यूज फैल जाता है। लेकिन क्या उस समय न्यूज था? रेडियो, टीवी कुछ भी नहीं था, टेलीफोन कुछ नहीं था। ये सब जब था नहीं तो लोग कैसे प्रचार होगा बताइए? इसने क्या किया? इसके कवि एक थे जिसका नाम था हरिसेन। कहाँ पर लिखे? यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ वाला मिटा देते। ये सब लिख लीजिए, इसको नोट बना लीजिए। इसके कवि थे जिनका नाम क्या था? हरिसेन। इसने अपने कवि से कहा कि देखिए एक अभिलेख लिखवाइए। कहां पर? प्रयाग में। कहां पर? प्रयाग यानी कि इलाहाबाद। प्रयाग, उसको प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद प्रशस्ति कहते हैं। ये एक अभिलेख लिखवाया इलाहाबाद में। उसमें क्या लिखवाया? आपने ये लिखवाया किससे? हरिसेन। इसके कवि थे, हरिसेन थे। ये हरिसेन से एक अभिलेख लिखवाया जिसमें क्या लिखवाया कि ये कौन कौन से राज्यों को जीता है, कैसे कैसे। जैसे इधर के 12 गो राज्यों को जीता है, इधर के फिर ये दक्षिण भारत के 12 गो राज्यों को जीता है, फिर उत्तर भारत के 9 गो राज्यों को जीता है, और इसमें ये भी बात लिखवाया कि इसके पिता कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने कैसे इसको राजा बनाया, इसका राज्यारोहण कैसे हुआ, ये सब इस प्रयाग प्रशस्ति में क्या किया है? पूरा डिटेल में वर्णन करवाया। प्रयाग में एक अभिलेख लिखवाया। अब अभिलेख लिखवाने से ये होगा कि प्रयाग, देखिए जिस अभी भी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में बहुत सारे लोग जाते हैं दुनिया से घूमने के लिए, देश से घूमने के लिए बहुत सारे लोग इलाहाबाद में जाते हैं। इलाहाबाद में जाएंगे तो कुछ अच्छी चीजें देखते हैं ना कि क्या है। उस समय भी इलाहाबाद में घूमने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, तो उसी वहीं पर लिखवा दिया। और लिखवा कर ये किया, लिखवाने के बाद कि हाँ ऐसे जगह पर लगवाया कि ताकि सारे लोगों की नजर वहां पर पड़े और सब पता चले सबको कि ये जो समुद्रगुप्त था वो किसको, कौन कौन से क्षेत्र को जीता था। इसीलिए इसने कहां पर लगवाया? प्रयाग में लगवाया, प्रयाग प्रशस्ति। अब देखिए उसके बाद ये देखिए सभी धर्मों को मान्यता देता था। ऐसा बात नहीं कि ये धर्म मानिए, ये धर्म नहीं मानिए, ये ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ये किसी पर भी कुछ दबाव नहीं बनाता था। तो क्या हुआ? श्रीलंका, आपको पता है कि बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका में इससे पहले कौन सा वंश था? इससे पहले सबसे बड़ा वंश, इससे पहले तो कई वंश हुए, सातवाहन, शुंग, ये वो बहुत कुछ हुए। तो इससे पहले बड़ा कौन था? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के समय आपको पता है कि बौद्ध धर्म का विकास बहुत तेजी से हुआ, और यहाँ तक कि जो सम्राट अशोक था वो अपने जो लड़का था महेंद्र और लड़की संघमित्रा दोनों को कहाँ पर भेज दिया था? ये भेज दिया था श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। यहाँ के सिंघली वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का बहुत सम्मान किया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो यहाँ के एक राजा बिहार में बौद्ध धर्म का एक मठ बनाना चाहते, समझ लीजिए मंदिर। तो यहाँ के राजा ने, कहाँ के? श्रीलंका के राजा ने मंदिर बनाने से पहले परमिशन किससे लिया? ये समुद्रगुप्त से, यानी श्रीलंका के राजा ने किससे परमिशन लिया? ये समुद्रगुप्त। अब किसी के राज्य में एंट्री करके आपको मंदिर बनाना है तो परमिशन तो लेना पड़ेगा ना, वो भी इतने बड़ा सम्राट,
इतना बड़ा राजा के यानी कि सम्राट के, इतने बड़े सम्राट के क्षेत्र में आप घुस रहे हैं तो वहां पर तो परमिशन लेना जरूरी है ना। क्या सही फालतू में कहीं पर भी घुस जाएंगे? नहीं घुसेंगे ना। तो इसलिए इन्होंने भी क्या किया, परमिशन लिया। अब देखिए ये 6 प्रकार का सिक्का चलवाया था, 6 प्रकार का सिक्का, जिसमें 2-3 प्रकार का वर्णन हम कर देते जो मुख्य है। जैसे अश्वमेघ यज्ञ प्रकार का सिक्का, ये क्या होता था, इस पर एक घोड़ा रहता था। ऐसे सिक्कों पर एक तरफ क्या रहता था, घोड़ा वो बांधा हुआ रहता था और वहीं पर यज्ञ हुआ रहता था। यानी घोड़ा अब यज्ञ के बाद क्या होना दिखाया गया उस सिक्का पर। यहाँ पर घोड़ा बांधा हुआ है, इधर यज्ञ हो रहा है, तो दिखाया गया कि यज्ञ होते ही घोड़ा को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। यानी कि इससे ये प्रमाणित होता है कि समुद्रगुप्त ने ये अश्वमेघ यज्ञ क्या करवाया था। ये गो सिक्का बीणा वाला दिखाई देता है, यानी ये गो सिक्का पर ये बीणा बजाते हुए क्या होता है, दिखाई देता है कि ये क्या कर रहा है, समुद्रगुप्त बीणा बजा रहा है। ऐसे ही करके 6 प्रकार के इसने सिक्के क्या चलवाए थे। समझ लीजिए इसने सब कुछ कर लिया, पूरा साम्राज्य विस्तार कर लिया, ये सभी धर्मों को मान्यता भी देता था। इसीलिए इसको धरणीबंध भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, धरणीबंध मतलब पृथ्वी को विजेता। धरणीबंध मतलब क्या होता है, धरणीबंध यानी कि पूरा पृथ्वी का क्या होता है, विजेता। पूरा पृथ्वी के विजेता इसको माना। समझिए हिमालय से लेकर इधर पूरा क्षेत्र हिमालय तक ये पूरा यहाँ पर इसके कब्जा में था। इतना क्षेत्र कब्जा में करना इधर मामूली सी बात है नहीं। और देखिए छोटे अब कब्जा का मतलब ये नहीं कि सब पर यही शासन करता था, किसी और को दे देता था। वहां से क्या करता था, बोलता था टैक्स दो हमको, टैक्स दो, सबसे टैक्स ले लेता था और उसके बाद क्या करता था, और सैनिक मदद लेता था बस। तो हमें लगता है कि इतना बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और ये 6 प्रकार का सिक्का चलवाया था। और यहाँ के राजा, इनका नाम था मेघवर्ण। ध्यान रखिएगा, यहाँ श्रीलंका के राजा का नाम क्या था, मेघवर्ण। और कुछ नहीं ना छूट रहा है, सब इनके बारे में, हाँ समुद्रगुप्त के बारे में इतना कुछ बता दिया गया। हमें लगता है बहुत अच्छा से समुद्रगुप्त के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।